हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। अगर आप सभी लोग यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरओ या किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सभी ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं जहां डेली 50 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, तो आप हमारे साथ डेली दोपहर 12 बजे हमारे चैनल यूट्यूब पर लाइव सेशन में जुड़िए। चलिए अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? 4 पॉइंट्स हैं। वास्तविक, पहला है वास्तविक और लोकप्रिय, दूसरा औपचारिक यानी कि स्टेट्यूलर और विधिक, तीसरा है राजनीतिक और नाम मात्र, चौथा है संवैधानिक और नाम मात्र। तो नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है 1 और 3, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 4, ऑप्शन डी है 2 और 4। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 2 और 4, यानी कि भारत के राष्ट्रपति औपचारिक और विधिक है और चौथा ऑप्शन है संवैधानिक और नाम मात्र। तो हमारे भारत के राष्ट्रपति यानी भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक और नाम मात्र के हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी अनुच्छेद 53, ऑप्शन डी अनुच्छेद 54। तो दोस्तों अगर आप सभी लोग को इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप सभी लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं पता है तो चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि अनुच्छेद 53। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कथन, इसमें दो कथन एक कारण दिया हुआ है। तो कथन ए है रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है और प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो कूट है, पहला ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया है कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है, तो ये सही है। लेकिन प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, तो इसमें दिया है विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र। तो विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसका चलिए हम अगर कूट में आंसर चेक करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि ए सही है, आर गलत है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, ऑप्शन बी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, ऑप्शन सी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, ऑप्शन डी देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो अगर दोस्तों आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप ज़रूर बताएं। चलिए अब हम बताते हैं, अगर नहीं पता है तो जो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो हमको ये पता करना है कि कौन सा अधिकार नहीं देता है। तो चलिए हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, तो हम सभी को पता है कि राष्ट्रपति अपने स्वविवेक पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, ये संविधान अधिकार देता है राष्ट्रपति को। और ऑप्शन सी जो दिया हुआ है कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी है जो देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का, तो ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन बी दिया हुआ है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होता है आर्टिकल 164 क्लॉज 1 के तहत। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए हैं। कथन ए राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण आर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? कूट दिया है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए कि राष्ट्रपति संसद का भाग है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों से ही मिलकर संसद का गठन होता है। ठीक है, और कारण आर है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर कोई विधेयक राज्यसभा और लोकसभा द्वारा पारित हो जाता है तो उस विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और जब तक राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो वो विधेयक कानून नहीं बनता है। तो ये दोनों ही जो कथन
ए है और कारण आर है, दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इस अकॉर्डिंग जो ऑप्शन ए है इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन बी, आपातकालीन शक्तियाँ। ऑप्शन सी, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। बाकी जो ऑप्शन बी है आपातकालीन शक्तियाँ, ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति भी राष्ट्रपति को है। और ऑप्शन डी जो है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार और स्वीकार कर सकता है। तो जो दोस्तों ये जो है तीनों बी सी डी ये तीनों सही है, लेकिन जो ऑप्शन ए है ये गलत है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए हैं। कथन ए, संघ की कार्यपालिक शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित है। कारण आर, कार्यपालिका शक्तियाँ सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन ए है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि ए। एक मिनट ऊपर मैं चल के बताती हूँ। ऊपर ये ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। ए, राष्ट्रपति द्वारा। बी, संसद द्वारा। सी, राज्य के राज्यपाल द्वारा। डी, राज्य विधानमंडल द्वारा। तो अगर आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप ज़रूर बताएं, गेस कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका उत्तर बताते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है, यानी कि संसद द्वारा आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि ऑप्शन ए, वह स्वयं प्रत्याशी होता है। ऑप्शन बी, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। ऑप्शन सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ऑप्शन डी, वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। तो दोस्तों अगर आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप सभी लोग ज़रूर बताएं। चलिए हम इसका उत्तर बताते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में वह राष्ट्रपति के निर्वाचन का पात्र नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन ए 4 पॉइंट्स हैं। लोकसभा के चुने हुए सदस्य, दूसरा पॉइंट है राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, तीसरा पॉइंट है राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, चौथा है राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य। तो दोस्तों जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के चुने हुए सदस्य और राज्यसभा के लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और इसके बाद दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य और जम्मू और कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं, मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो है ये सही है। ऑप्शन पहला जो पॉइंट है लोकसभा के चुने हुए सदस्य, दूसरा राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और तीसरा जो है राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य। चौथा पॉइंट सही नहीं है क्योंकि ये राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य इसमें दिया हुआ है, तो ये गलत है। तो इस अकॉर्डिंग अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन का आंसर बताएं तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा? तो दोस्तों ये बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग गेस कर सकते हैं। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री का कैबिनेट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति नहीं होता है तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित होता है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यभार संभालता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, उसे भारत का जन्म से नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, उसे भारत का जन्म से नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। तीसरा, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो इसमें हमें सही कूट का चयन करना है भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसका सही उत्तर हम लोग चयन करते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया है कि उसे भारत का जन्म से नागरिक होना चाहिए। दोस्तों जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति का भारत के राष्ट्रपति का जन्म से ही नागरिकता होनी चाहिए, बल्कि वो वंशीकरण के आधार पर मतलब कि वंश परंपरा के आधार पर भी हो सकता है, वो भूमि अर्जन के आधार पर भी हो सकता है, पंजीकरण के द्वारा भी हो सकता है और देशीकरण के द्वारा भी हो सकता है। तो उसे भारत का जन्म से नागरिक होना जरूरी नहीं है, ठीक है। और दूसरा, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। तो ये सही है कि उसे भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र पूरी होना ज़रूरी होता है। और तीसरा, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो है लोकसभा के सदस्य के निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, ना ही कि संसद के सदस्य का, ठीक है। चलिए, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी जो है दूसरा पॉइंट्स जो है वो सही है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। ऑप्शन ए, भारत के महाधिवक्ता को। ऑप्शन बी, संसद को। ऑप्शन सी और डी दोस्तों दिया नहीं है, एक्चुअली वो पीडीएफ बनाते समय कट गया। तो ऑप्शन ए जो है भारत के महाधिवक्ता को, ऑप्शन बी जो है संसद को, और ऑप्शन सी जो है ऑप्शन सी इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन सी है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है। ऑप्शन सी है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को और ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर, एक्चुअली इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, तो इसका सही उत्तर है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। तो हम इसमें ऑप्शन सी मान करके सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के भारत के सर्वोच्च न्यायालय इसका सही उत्तर है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका विवाद सुलझाएगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए हैं। कथन ए, संघ की कार्यपालिक शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं, और कारण आर है, कार्यपालिक शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से एक्चुअली हम बहुत पर आ गए 13 से, फिर हम 7वें पीडीएफ पे आ गए। एक्चुअली पीडीएफ थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और इसका ऑप्शन ए भारत के महाधिवक्ता को, बी संसद को। तो इसका आगे चल करके ये पीडीएफ इसमें गलती से ऐड हो गया है, तो देख सकते हैं ऑप्शन सी है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो 14वां क्वेश्चन है, भारत के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आयु 35 वर्ष हो, ऑप्शन बी पढ़ा लिखा हो, ऑप्शन सी संसद यानी कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ऑप्शन डी देश का नागरिक हो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि पढ़ा लिखा हो। जरूरी नहीं है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक सांसद या विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु ऑप्शन ए, चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। ऑप्शन बी, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ऑप्शन सी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। और ऑप्शन डी, एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ऑप्शन ए, केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन बी, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन सी, केवल राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन डी, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसके पहले भी जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करा रहे थे उसमें 1-2 क्वेश्चन पहले से पूछे हुए हैं। तो हमने जैसे कि आपको बताया था कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो उसमें जो निर्वाचक मंडल होते हैं इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा
के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, और फिर दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, और जम्मू और कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। मनोनीत सदस्य, ध्यान रहे कि मनोनीत सदस्य कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं, और न ही विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रहे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, कि राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उससे राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की गणना द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है? ऑप्शन ए 1991 जनगणना, ऑप्शन बी 1981 जनगणना, ऑप्शन सी 1971 जनगणना, ऑप्शन डी 1961 जनगणना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 1971 की जनगणना। ठीक है दोस्तों, जब 84th संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा अनुच्छेद 55 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि 2026 तक राष्ट्रपति के चुनाव में 1971 की जनगणना को ही आधार माना जाएगा 2026 तक के राष्ट्रपति चुनाव में। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी? दोस्तों अगर आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर दें, अगर नहीं पता है तो हम इसका आंसर बताते हैं आप सभी को। देखिए यहाँ पे सभी क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं, आईएएस के प्रीलिम्स में पूछा गया है, और ये यूपी, मतलब सभी क्वेश्चन हमने बहुत चूज़ करके लिया है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में सभी क्वेश्चन पूछे गए और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने के चांसेस हैं, और इन सभी क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखा करें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, चलिए हम इसका सही उत्तर बताते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 123, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? ये कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो शायद ये 2-3 बार पूछ लिया गया है, ये तीसरी बार पूछ रहा है आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ही पूछता है और ये वनडे एग्जाम में भी बहुत पूछता है। तो ऑप्शन ए है राज्यसभा का उपसभापति, ऑप्शन बी भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, मतलब यानी कि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 20वां क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है वह संसद का एक संगठक भाग है, ऑप्शन बी वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, ऑप्शन सी वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ऑप्शन डी वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो दिया है कि वह संसद का एक संगठक भाग है, तो ये तो सही है कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न हिस्सा होता है। ऑप्शन बी जो दिया है कि वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, तो ये गलत है। वो चर्चा में भाग कभी राष्ट्रपति चर्चा में भाग नहीं लेता है, बल्कि वह प्रत्येक वर्ष वो संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, जैसे कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। तो ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी भी है कि वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, तो ये भी राष्ट्रपति ये अध्यादेश लागू करता है 123 के तहत आर्टिकल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, चलिए इसको कट कर देते हैं। तो इसका सही उत्तर मतलब कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21वां क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, ऑप्शन बी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, ऑप्शन सी आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, ऑप्शन डी खुले बैलेट प्रणाली द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। ठीक है,
अप्रत्यक्ष रूप से हमारे यहाँ मतलब हमारे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 355, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 352 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 360। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और नॉर्मली ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप ज़रूर बताएं, नहीं तो इसका आंसर हम बताते हैं कि इसका आंसर अनुच्छेद 352 यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपात की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। ऑप्शन ए 1 माह के अंदर, ऑप्शन बी 2 माह के अंदर, ऑप्शन सी 6 माह के अंदर, ऑप्शन डी 1 वर्ष के अंदर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 1 माह के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? ऑप्शन ए 5 बार, ऑप्शन बी 4 बार, ऑप्शन सी 1 बार, ऑप्शन डी कभी नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि कभी भी नहीं। आज तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार और राष्ट्रपति शासन 100 से अधिक बार इसकी घोषणा कर दी गई है, लेकिन वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक 1 बार भी नहीं हुई है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? ऑप्शन ए भारत के महान्यायवादी का, ऑप्शन बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, ऑप्शन सी एक राज्य के राज्यपाल का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, अदरवाइज चलिए हम बताते हैं कि भारत के राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति करते हैं और ऑप्शन सी जो दिया एक राज्य के राज्यपाल की भी नियुक्ति करते हैं। तो यानी कि दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कि जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं वो तीनों की ही नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ऑप्शन ए अपने निर्वाचन की तारीख से, ऑप्शन बी संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, ऑप्शन सी अपने पद ग्रहण के दिन से, ऑप्शन डी है निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि अपने पद ग्रहण के दिन से ही राष्ट्रपति 5 वर्ष तक के लिए अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 27वां है कथन दिया हुआ है अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कारण दिया है राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है और ऑप्शन है ए कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है, ऑप्शन बी कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण को स्पष्ट नहीं करता है, ऑप्शन सी कथन सही है परंतु कारण गलत है, ऑप्शन डी कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो दोस्तों जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये सही है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का जो पद है बहुत ही सम्माननीय है, इस वजह से उनका मुकदमा जब वो राष्ट्रपति के पद पे आसीन होते हैं तो उनका मुकदमा नहीं चलाया जाता है। ठीक है, न्यायालय में। और जो कारण दिया हुआ है कि राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, तो ऐसा नहीं है। संविधान सर्वोच्च है, संविधान के ऊपर कोई भी पद या कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि कथन सही है परंतु कारण गलत है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह ऑप्शन ए क्षमादान करे, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ऑप्शन सी आपातकाल की घोषणा करे, ऑप्शन डी अध्यादेश जारी करे। तो इसमें दिया है क्वेश्चन कि अधिकार नहीं प्राप्त है। ठीक है, एक मिनट, कि अधिकार नहीं प्राप्त है। तो पहला है कि क्षमादान करे, राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, आपातकाल की घोषणा की शक्ति भी प्राप्त है और अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति प्राप्त है। और शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को नहीं है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना एक महाभियोग के आधार पर हटाया जाता है। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटाता है और इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ये गलत है। तो मतलब प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मार्च की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। और दूसरा कथन है यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नहीं आते हैं वेतन और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न तो 2। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1 मिनट मैं इस पर थोड़ा सा टाइम लेती हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा डाउट में हूँ कि इसका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन ए है ये सही है और जो ऑप्शन दूसरा दिया हुआ मतलब कथन दूसरा ये गलत है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? पहला पॉइंट दिया है वित्त आयोग के अध्यक्ष, दूसरा योजना आयोग के उपाध्यक्ष, तीसरा संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। तो दोस्तों इसमें जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 1 और 3। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ऑप्शन ए वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, ऑप्शन बी जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है, ऑप्शन सी जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, ऑप्शन डी जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि जब तक राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी मतलब सहमति या सिग्नेचर नहीं करता है तब तक वह विधेयक कानून नहीं बनता है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है और कारण आर है भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। यानी कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। यानी कि जो हमारे यहाँ भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है, लेकिन जो ब्रिटिश के राजा का जो चुनाव होता है वो वंशानुगत होता है। ठीक है, और जो दूसरा कारण दिया हुआ है आर कि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, तो ये गलत है क्योंकि जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और ये भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो सिर्फ संवैधानिक प्रमुख हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो इस अकॉर्डिंग जो है कथन जो कारण आर दिया हुआ है वो गलत है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल के सदस्य होते हैं। पहला पॉइंट है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दूसरा पॉइंट है राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तीसरा पॉइंट है सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, चौथा है दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन बी है 1, 3 और 3 इसमें ये डैश दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें मतलब स्पष्ट नहीं किया है किस जगह क्या है, तो सही है और मतलब यानी कि 1 और 3 सही है। ऑप्शन सी है 1, 2 और 4 सही है, ऑप्शन डी है 1, 3 और 4 सही है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि 1, 3 और 4 सही है। चलिए हम बताते हैं कि संसद के जो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचित, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और जो है सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये जो है और इसके साथ साथ जो है जम्मू और कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में
शामिल होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं, जो कि मनोनीत सदस्य। हमेशा ध्यान रखें कि राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए आगे हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। दूसरा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। चौथा है कि यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है मात्र 1, 2 और 4 सही है, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी है 2, 3 और 4 सही है, ऑप्शन डी 1, 3 और 4 सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 2, 3 और 4 सही है। यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये भी सही है। और जो इसमें चौथा है, यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, बल्कि उसको मतलब कि प्रधानमंत्री जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, तो संसद के उस समय अगर संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर उसे संसद की सदस्यता लेनी पड़ती है, संसद के किसी सदन की। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है यदि, पहला पॉइंट दिया है बाहरी आक्रमण का खतरा हो, दूसरा है आंतरिक अशांति का, तीसरा सशस्त्र विद्रोह का, चौथा सांप्रदायिक संघर्ष का। इसमें ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 3 और 4, ऑप्शन डी है 1 और 3। तो दोस्तों इसका अगर आप सभी को उत्तर पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, अदरवाइज़ हम इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। तो चलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 1 और 3, कि भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा तभी कर सकता है जब बाहरी आक्रमण का डर हो और सशस्त्र विद्रोह होने की संभावना हो। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ये देखिए बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन नॉर्मल तो है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 356 के द्वारा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75 के द्वारा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76 के द्वारा, ऑप्शन डी अनुच्छेद 61 के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि अनुच्छेद 61 के द्वारा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन सी संसद द्वारा, ऑप्शन डी राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसको किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन ए राज्यपाल को, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। चलिए अगर आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर बताएं। और चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है। ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। ऑप्शन ए यूगोस्लाविया, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका।
ठीक है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि कितने इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस भी रहते हैं ऐसे सभी क्वेश्चंस के। अगर आप डेली 50 क्वेश्चन आधे घंटे या 35 मिनट में तैयार कर लेते हैं डेली, हर महीने मतलब हर दिन 30 दिन, तो आप लगभग 1500 से 2000 क्वेश्चन याद कर लेंगे। तो किसी भी एग्जाम को अगर आप देते हैं तो आप मतलब ये फिक्स है कि आप लगभग क्वेश्चन सही करके ही आएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए डेली दोपहर 12 बजे, जिससे कि आपको प्रॉफिट हो सके, ठीक है। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें यार। चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? ऑप्शन ए 10वां, ऑप्शन बी 11वां, ऑप्शन सी 12वां, ऑप्शन डी 13वां। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि 13वां, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए स्वयं राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल अभिभाषण तैयार करते हैं राष्ट्रपति का, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 85, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 86 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 101। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 74। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ऑप्शन ए अल्पसंख्यक, ऑप्शन बी एंग्लो इंडियन, ऑप्शन सी विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति की इच्छा पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि एंग्लो इंडियन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? ऑप्शन ए विधायी अधिकार, ऑप्शन बी प्रशासनिक, ऑप्शन सी न्यायिक और ऑप्शन डी वैयक्तिक। तो दोस्तों देख रहे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम आप सभी लोगों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर लें हमारे चैनल को। क्लब IAS एस्पिरेंट हमारा चैनल है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि विधायी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्तियाँ हैं? ऑप्शन ए पूर्ण वीटो, ऑप्शन बी पॉकेट वीटो, ऑप्शन सी निलंबित वीटो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि ये जो सभी पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो और निलंबित वीटो, ये तीनों राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियाँ हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? ऑप्शन ए है एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, ऑप्शन बी एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, ऑप्शन सी है एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि जो तीनों ऑप्शन दिए हुए तीनों कंडीशंस जो हैं ये सभी जो है राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत करने की परिस्थितियां हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ये वनडे एग्जाम में भी पूछ सकता है और यूपी लोअर में भी पूछा है, लोअर पीसेस में। तो चलिए ऑप्शन हम बताते हैं। ऑप्शन ए है वीवी गिरी, ऑप्शन बी है ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी है आर वेंकट रमन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। तो चलिए हम इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद का अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है? दोस्तों हमने देखा है कि ये अक्सर हर एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन। मैं एक बार किसी एग्जाम को देने गई थी तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अध्यादेश संसद का अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए है 2 महीना, ऑप्शन बी है 6 सप्ताह, ऑप्शन सी है 6 महीना और ऑप्शन डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 6 सप्ताह। 6 सप्ताह तक प्रभावी रह सकता है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे ये क्वेश्चन समाप्त हुआ, लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। अगर देखिए हमारा एक अचीवर बैच लॉन्च होने जा रहा है
जनवरी की स्टार्टिंग में। अगर आप सभी लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे इस कोर्स से जुड़िए जो 99 रुपीज़ प्रति माह है। अगर आप हमारा कोड TRISHA9 यूज़ करते हैं तो आपको 60% ऑफ मिलेगा। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं और साथ में अगर आप ऐप भी इंस्टॉल करना चाहते हैं जहां हर हफ्ते टेस्ट होता है, मैपिंग टास्क दिया जाता है और सभी तरह के असाइनमेंट दिए जाते हैं, तो आप हमारे गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के हमारे ऑफिशियल ऐप है क्लब IAS एस्पिरेंट, इसे इंस्टॉल कर लें। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें। चलिए हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। Thank you and have a great day. Okay, thank you. Bye.